हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। तो ये वो बॉन्ड है जो दो एलिमेंट्स में, स्पेसिफिकली एक मेटल में और एक नॉन मेटल में बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मेटल से नॉन मेटल में होगा, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। they have a tendency to lose electrons. Meanwhile, non-metals electronegative and they have a tendency to gain electrons. तो इलेक्ट्रॉन मेटल से जाएगा नॉन मेटल में। जब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ज्यादा प्रोटॉन्स है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अपोजिट चार्जेस है प्लस और माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू द चार्जेस ऑन टू आयंस, इसीलिए इसे स्पेसिफिकली आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये मेटल जो है जनरली हमें पता है कहाँ लाई करता है, ग्रुप 1 to 3 में जनरली, लेकिन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है। ग्रुप 30 से 18 में आपका ये नॉन मेटल लाई कर सकता है। ग्रुप 13 to 18, ठीक है, 18 काउंट ना करने से 17 तक कर लेते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल होने वाला है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, प्रॉब्ली ग्रुप 1 to 3 में आएगा या यहाँ पे ऊपर ऊपर कहीं आएगा। नॉन मेटल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्रॉब्ली बिलोंगिंग ग्रुप 13 to 17। और क्योंकि इस पे चार्ज अपोजिट आ गया, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बन रहा है बॉन्ड? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अपोजिट चार्जेस ऑन द आयन। तो इसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं शेयर कर रही हूँ वो इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर इंस्टेंस मान लो MgO है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ऑक्सीजन को, राइट, जिससे क्या होगा, ये पूरा भर गया और चार्ज कितना आ गया, 2 नेगेटिव। और मैग्नीशियम जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, चार्ज आ गए 2 पॉजिटिव। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 2। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 2। क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो होती है मेरी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ जितनी इस डायरेक्शन में है उतनी ही इस डायरेक्शन में, उतनी ही इस डायरेक्शन में और उतनी ही इस डायरेक्शन में। द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक, इसके हर डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बन रहा है। जैसे NaCl है, अब NaCl को अगर मैं Na2Cl2 लिखती हूँ ना, तो ये Na ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू Cl और Na ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू Cl, ये तो अलग एंटिटीज हैं, दोनों का अपने एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए इसमें सिर्फ एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है विच आल्सो एक्ट्स एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एक आयनिक कंपाउंड का। अब तक हमने क्या पता किया, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इससे अपोजिट चार्जेस बन रहे हैं, मेटल पे पॉजिटिव और नॉन मेटल पे नेगेटिव। अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस की वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन एन आयनिक बॉन्ड। जैसे कि मैं कहूँ Al, जैसे अगर मैं कहूँ AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
तो इसमें कितने हैं, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन को दे दिए 3। इससे क्या हुआ, इसकी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसकी भी नियॉन की हो गई। इसकी कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, 3, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, मतलब जो डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में इसकी इक्वल स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, राइट। और लास्टली मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं दोनों, राइट। तो आयनिक बॉन्ड तो ये होता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाते हैं, जैसे हमने देखा MgO है, उसकी एक ही है, मैग्नीशियम की 2, सोडियम की एक है 1। ये S ब्लॉक के हैं, जो P ब्लॉक के और D ब्लॉक के आ जाते हैं, P एंड D ब्लॉक, वो दिखाते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, मेनली बिकॉज इनकी एक से ज्यादा मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। उससे क्या, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट किसी और से ज्यादा स्टेबल है व्हेन टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन कंपाउंड। इसीलिए क्या होता है, जो जिस कंपाउंड के हिसाब से ज्यादा स्टेबल है उस हिसाब से आयनिक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स उस कंपाउंड उस एटम से कंपाउंड तो बना सकती हैं। अच्छा, एग्जांपल समझते हैं, ऐसे ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो जैसे हमारा टेलुरियम है, ठीक है। अब टेलुरियम की जो स्टेट्स होता है +1 और +3, Tl+1 Tl+3। अब P और D ब्लॉक में क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वैसे वैसे ही जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे जैसे मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे +1 से +3 की स्टेबिलिटी कम हो गई, मतलब Tl+1 happens to be more stable than Tl+3। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि इसमें क्या शील्डिंग इफेक्ट अगर हम कंसिडर करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट मतलब जैसे ये आउटर शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल तो लगेगा अट्रैक्शन का, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन भी लगेगी। इस पे ओवरऑल जो फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगी कि ये रिपल्शन कितनी लग रही है। इसे शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस शील्डिंग इफेक्ट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, Tl+3 से Tl+1 बना, तो उसमें क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली पकड़े गए, राइट। उस केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, राइट। शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली पकड़े गए, इन विच केस जो शील्डिंग करने को इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, सॉरी मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, वो सारे पी ऑर्बिटल के, राइट। अब पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस हिसाब से देख लो, राइट। Tl+1 में ऑब्वियसली ज्यादा होंगे कंपेयर टू Tl+3, which is why Tl+1 is more stable than Tl+3। कंपाउंड बनाते हुए +1 कंसिडर करेंगे, जैसे लेड की भी काफी होती है, बट वी कंसिडर Pb2 पॉजिटिव क्योंकि वो स्टेबल होता है, बिस्मथ 3 पॉजिटिव बिकॉज वंस अगेन दैट इज द मोर स्टेबल ऑप्शन, ठीक है। वैसे कई बार पूछते हैं कि लेड क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, राइट, लेड क्लोराइड स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। लेड ब्रोमाइड PbBr4 जो है ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर में बट एग्जिस्ट करता है, लेकिन लेड आयोडाइड PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्या फर्क आ गया कि अगर क्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रोमाइड एग्जिस्ट कर रहा है, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं जो ऊपर हमने बात की थी ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया जिससे सिर्फ p इलेक्ट्रॉन्स बचे वगैरह वगैरह, उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस कलर से लिखिए क्योंकि जरूरी चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ये क्वेश्चन नहीं लिखा कि ये एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट करे, ये नहीं करे, इसी से आंसर होगा। देखो लेड की 2 होती है, Pb4+, Pb2+। अच्छा, ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी इन दोनों में से,
दोनों में से ज्यादा स्टेबल होने वाली है Pb2 प्लस, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम है। तो और रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी पे जाए, सबसे अच्छा रिड्यूस करेगा I माइनस, उससे थोड़ा सा खराब Br माइनस, और उससे भी खराब Cl माइनस, राइट। नीचे जाते जाते रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, राइट। सो ग्रुप में नीचे जाते जाते रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी बढ़ क्यों रही है? देखो, रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी में किसी और चीज को रिड्यूस करना मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना। नीचे जैसे जैसे जा रहे हो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी कुछ ऐसे, तो जब Pb4 प्लस प्लस Cl माइनस करते हो PbCl4, जब Pb4 प्लस प्लस बैलेंस करने से 4Br माइनस करते हो तो आता है PbBr4, ठीक है। ये 4 प्लस नहीं है, मैं बता रही हूँ कि जो चार ये जो है ये Pb4 है, ठीक है, 4 प्लस नहीं है। लेकिन जब ये कर रही हूँ तो क्या होगा, अब ये ज्यादा हो गया, ये से ज्यादा रिड्यूस कर देगा, उससे क्या बनेगा PbI2, PB2 वाला, क्योंकि ये ज्यादा, इसने ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर दिया। क्या हो गया, ये Pb4 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव बन गया, तो PbI2 और साथ में आयोडीन PbI4 अगर आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। जरूरी कहते PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें ये मेन चीज है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.